चलिए तो फिर क्वेश्चन ये था, इसमें टकराने के बाद मान लीजिए ओमेगा आ जाएगा। इनिशियल तो रेस्ट पे है। हम इसमें लिखेंगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। जे यहाँ पे इम्पल्स है। एल फाइनल एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा एल इनिशियल 0। ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। आर आर हो जाएगा 3L/4। जे परपेंडिकुलर, ये जे ही हो जाएगा और ये भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 3L/4 इंटू जे। ये आंसर हो गया। ओमेगा निकाल लो। 9/4, एक एल गया तो जे, ये आंसर हो गया। ऐसे है। समझ में आई बात? हेडिंग डालिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑब्लिक रोलिंग मोशन। सीटीआरएम को रोलिंग भी कहते हैं। रोलिंग या सीटीआरएम, सीटीआरएम ऑब्लिक रोलिंग मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जैसे इसके एग्जांपल कि कैसे दिखते होंगे, कैसे पता लगेगा रोलिंग है, तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा आपको कि रोलिंग है। मान लीजिए एक पहिया है, कोई स्फेयर हो सकता है, कोई डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और और इसके पास एक वेलोसिटी है जिससे ये आगे जा रहा है, लेकिन ये लुढ़कते हुए आगे जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम रोलिंग मोशन। रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना। ठीक है, तो जो भी लुढ़क रहा है, लुढ़कना यही कहलाता है। जब आगे भी चलो और घूमो भी, घूमते घूमते आगे बढ़ते जाओ, उसको लुढ़कना कहते हैं, उसको रोलिंग कहते हैं। और एग्जांपल, जैसे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब टेबल, हॉरिजॉन्टल प्लेन जब भी लिखा जाए उसका मतलब क्या होता है? टेबल। तो टेबल पे आप पेन फाइट करते हैं। वेरी गुड, वेरी। तो जैसे ये पेन है, यूं किया तो, या ऊपर से मान लीजिए, तो ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ता है ना, तो वी वेलोसिटी, ये भी क्या है आपका? रोलिंग मोशन है। रोलिंग मतलब वेलोसिटी भी हो और घूमता भी जाए और आगे बढ़ता जाए, लुढ़कते हुए आगे बढ़ता जाए, उसको कहते हैं रोलिंग मोशन। समझ में आ गई बात? लिखो। सवाल ये उठता है, एक सवाल उठता है कि रोलिंग मोशन को पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए। जैसे, अब समझना है ना ध्यान से और फिर लिखना। जैसे मान लो एक पहिया लेते हैं अपन, एक पहिया लेते हैं और बोलते हैं कि ये पहिया जो है आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है। इस पहिए पर एक पॉइंट लेते हैं अपन, ऊपर ले लो, आगे ले लो, किधर भी ले लो। किधर ले बताओ? पीछे ले ले। मैं यहाँ लेता हूँ पॉइंट। ये कोई नया पार्टिकल नहीं ले रहा हूँ। इस पहिए के ही, इस पहिए पे कितने पॉइंट्स होंगे बताइए? लाखों करोड़ों अरबों खरबों पॉइंट्स होंगे। उनमें से एक पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, जो टी बराबर 0 पर यहाँ है, यहाँ एकदम साफ। ठीक। फिर पहिया लुढ़का, और जब पहिया लुढ़का तो किसी टाइम टी पर, किसी टाइम ये जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया होगा। ऑब्वियसली पहुंच ही जाएगा, और क्या लुढ़के ना करो मतलब क्या है? लुढ़के का मतलब यही है कि पॉइंट ए लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे, और फिर वो नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। पर हम तो एक बात समझ लेते कि यहाँ पे आ गया, पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। सही है क्या? तो आपको अगर बताना है कि इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब कुल मिला के हम पहले पढ़ेंगे सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स, फिर पढ़ेंगे डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये वो फलाने का, टी टाइम में कितना चला, कितना घुमा, ये सब।
अरे आई बात समझ में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन क्या थी ये, फाइनल पोजीशन क्या है ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो कैसे निकाले, बोले सर बहुत अजीब सा, ये घूमता भी जा रहा है आगे भी बढ़ता जा रहा है, थोड़ा अजीब तो है। नहीं है, थोड़ा तो है। तो सर ऐसा करें कि आप मक्खी बन जाए और सेंटर ऑफ मास पे आके बैठ जाए। किस पे आके बैठ जाए, सेंटर ऑफ। अब सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा है, लेकिन आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास रुक गया। तो अब पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। अगर आप सेंटर मास पे बैठे हो तो आपके रिस्पेक्ट में पार्टिकल प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। और अगर ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो आगे बढ़ते हुए घूमते हुए चल रहा है। अरे हाँ कि ना, आगे ही बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, तो देखना कठिन है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, आगे बढ़ रहा है घूम भी रहा है, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो हमें पार्टिकल सिर्फ घूमते हुए दिख रहा है, तो वो देखना आसान पड़ रहा है। अरे हाँ कि ना। नहीं, मैं बस आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सेंटर मास से बैठ जाते हो तो आपको मोशन प्योर रोटेशन दिखेगा। प्योर रोटेशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें हर पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट सेम ओमेगा से घूम रहे होते हैं सारे पार्टिकल, है ना। अब आओ थोड़ी सी गणित कर लेते हैं। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही चाहिए। अरे हाँ कि ना। तो क्या करें सर, तो देखो इधर, हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, पहले ये वाला टर्म लिख लो या ये वाला लिख लो, दोनों कुल मिला के जुड़ जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ की ना। अब आपको इसको देख के समझ में आएगा कि इसका नाम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन क्यों पड़ा, समझ आ ध्यान से। तो ए का डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा होगा, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। केवल सेंटर ऑफ मास पर अगर गौर किया जाए तो वो कैसे चल रहा है, ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ आगे चल रहा है, कैसे चल रहा है, सिर्फ आगे। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। प्लस ए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन। तो ये है प्योर ट्रांसलेशनल, ये है प्योर रोटेशनल, इनको ऐड किया तो बन गया ए का ग्राउंड के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट जो कि है सीटीआरएम, रोलिंग मोशन। अरे हाँ कि ना। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, पर चलो अब इतना अपन ने कर लिया है तो थोड़ा लिख भी देते वैल्यू। कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए। सेंटर ऑफ मास टी टाइम में कितना चला, वीटी आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि पार्टिकल, देखो इसको मैं आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ समझ लेना। अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखें ना तो वी दिखेगी नहीं, सिर्फ क्या दिखेगा, ओमेगा। और पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ। अब पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ। कितने एंगल घूमा, मान लीजिए थीटा। थीटा कितना होगा, ओमेगा टी के बराबर होगा। अरे हाँ कि ना। और अगर इसको ओरिजिन बोल दे तो बता दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो क्या लिखूं इसके कोऑर्डिनेट, आर लिख लूं, रेडियस है ना ये आर, आर रेडियस मान लेते हैं। तो क्या लिख जाएंगे, आर कॉमा जीरो। अभी क्या लिखेंगे, ये आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा कॉमा ये आर साइन थीटा। और इसको माइनस ये करो, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। तो क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा माइनस आर आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप माइनस जे कैप, कि जे कैप, जे कैप ना यार,
दिस माइनस दिस करना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो ये आ गया आपका वो, ये आ गया आपका वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब लिखने के लिए मुझे बोर्ड पे जगह चाहिए कि, तो छापो पहले। अभी जो हमने पढ़ा लिखा उसका नतीजा क्या है? यही है कि नेट मोशन ऑफ द बॉडी जो सीटीआरएम में है, किसमें है? सीटीआरएम में, या रोलिंग मोशन कर रहा है उसमें, मोशन बेसिकली क्या है? मोशन है सुपर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मोशन पर, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोशन को अगर सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो जो मोशन बनेगा वो है सीटीआर। जो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा वो तो हो जाएगा आपका पीटीएम, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या हो जाएगा? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, पीआरएम लिखिए। चलिए हेडिंग डालिए वेलोसिटी प्रोफाइल, और ध्यान से देखो इधर। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v, और वो ओमेगा से घूम रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। तो इसके मोशन को स्टडी करना है। इसमें काफी सारे पॉइंट्स है, जैसे एक पॉइंट ये ऊपर वाला, एक यहाँ पे ले लो कोई पॉइंट, एक नीचे ले लो एकदम नीचे, एक पीछे ले लो, एक कहीं बीच में ले लो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस आर है ना, एक कोई पॉइंट यहाँ ले लो। इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी के बारे में हमें बताना है कि नेट वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने देखा, सबसे पहले तो क्या करो, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की लिखो। देखो, प्योर ट्रांसलेशनल की डेफिनेशन में आपको पता है क्या होता है? हर पार्टिकल की वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है। ये लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, पहले ही पेज पे लिखा हुआ है। तो मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो जो टॉप पे पार्टिकल है उसकी भी क्या होगी? v। जो आगे है उसकी भी v, जो नीचे है उसकी भी v, आगे की तरफ ही। जो पीछे है उसकी भी v, जो बीच में है उसकी भी v, और जो यहाँ है उसकी भी। सबकी वेलोसिटी v होगी, चाहे कोई भी पार्टिकल आप ले लो। सही है, ये तो हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से। प्लस प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको सिर्फ, जैसे आप यहीं बैठ गए मक्खी बन के, तो आपको हर पार्टिकल अब घूमते हुए दिख रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल। और प्योर ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी कैसी होती है? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आगे होगी ओमेगा आर, इस वाले की नीचे होगी ओमेगा आर, इस वाले पॉइंट की पीछे होगी ओमेगा आर, इस वाले पॉइंट के ऊपर होगी ओमेगा आर। ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसकी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ओमेगा स्मॉल आर। ये डिस्टेंस स्मॉल आ रही है मान, जो पार्टिकल यहाँ है उसकी ऐसे टेंजेंशियल होगी ओमेगा आर ऐसे। अरे बात समझ में आई क्या? कुछ समझ में आया? और अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को एज इट इज उठाना है और इस सर्कल के ऊपर रख देना है, एज इट इज। ऐसे उठाया और एज इट इज रख दिया। तो क्या कर दिया इसको, ये सुपर सुपर इम्पोज, सुपर पोजिशन है ना। तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, देखना। जो सेंटर वाला है उसके पास तो वेलोसिटी आगे आएगी और वो पूरे उसको घुमा रहा है ऐसा, देखा ना, ये ओमेगा और ये वी, तो यहाँ पे वी ओमेगा। अब ऊपर वाले पार्टिकल पे चलते हैं, वी ओमेगा, वी प्लस ओमेगा। तो अगर ऊपर वाले पार्टिकल की कोई वेलोसिटी पूछे आपसे नेट, तो आप क्या बोलोगे? अगर पार्टिकल आगे चल रहा है और ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी दोनों की, वी प्लस ओमेगा आर हो जाएगी। कोई आपसे पूछे कि जो पार्टिकल आगे है यहाँ इसकी वेलोसिटी, तो आप बोलोगे आगे की साइड वी, नीचे की तरफ ओमेगा आर, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? ऐसा। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनका रिजल्टेंट। ऐसा सबकी अलग अलग रहेगी यहाँ पे वेलोसिटी।
सबसे कम वेलोसिटी होती है सबसे नीचे वाले पार्टिकल की। क्यों? v आगे है, ओमेगा आर पीछे है, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या रहेगी? v माइनस ओमेगा, और इसकी v प्लस होगा, इसकी सबसे तेज होगी। तभी तो आप जब पहिया घूमते हुए देखोगे ना, तो हाईएस्ट पॉइंट सबसे तेज चलता हुआ दिखता है और लोएस्ट वाला सबसे धीरे चलता हुआ दिखता है। इसका मेरे को नहीं पता, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया? पहिए पे कभी नए पहिए जो टायर आते हैं उन पे कुछ कुछ लिखा रहता है येलो कलर से, कुछ वो मार्किंग रहती है ना, फलानी कंपनी का, फलाना मैन्युफैक्चर दुकान का नाम। तो पता है जब वो पहिया घूमता है ना, तो येलो कलर घूमते घूमते ऊपर आया तो एकदम धुंधला और ऐसा येलो कलर की सी लाइन दिखेगी बस। लेकिन जब वो नीचे आता है, नीचे और नीचे रहता है, तो वो येलो कलर से क्या लिखा है एक पल के लिए दिखता है। वो अक्षर अलग अलग दिखने लगते हैं। और जैसे से ऊपर आता है ना, कोई स्पीड तेज होती है तो कैसा दिखता है? एकदम एक लाइन सी दिखेगी, येलो कलर की कोई लाइन सी दिखेगी। लेकिन जब वो स्लो हो जाएगा तो उसमें अक्षर आपको दिखने लगते हैं कि हाँ, पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि इतनी तेज होगा वो, लेकिन हाँ अक्षर दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? नीचे। और जैसे से ऊपर जाएगा और तेज होता रहेगा, नीचे दिखेगा फिर तेज हो जाएगा, ऐसा मतलब देखना कभी। क्योंकि नीचे वेलोसिटी सबसे कम होती है। और इवन अभी जब हम प्योर रोलिंग देखेंगे तो प्योर रोलिंग का मतलब होगा कि नो स्लिपिंग। जनरली साइकिल मोटरसाइकिल हम जब भी चलाते, कार चलाते, तो वहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही होती। स्लिपिंग होने का मतलब क्या होता है? जैसे हम कीचड़ में फंस गए, वहां पहिया घूमता है पर उतना नहीं चलता जितना चलना चाहिए, उसको अपन स्लिपिंग कहते हैं। अपन जो भी कार चला रहे हैं, बाइक बाइक चला रहे हैं, तो वहां बिना स्लिपिंग के पहिया घूमते हुए लुढ़कते हुए आगे चलता है। उस केस में तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं, बस प्योर रोलिंग। बाकी अभी पहले वेलोसिटी प्रोफाइल कर लेते हैं। पीछे वाले पॉइंट की वेलोसिटी, आगे v, पीछे ओमेगा। तो रिजल्टेंट आ जाएगी किधर? इधर। मतलब ये पार्टिकल की अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? ऐसा यू, टेढ़े में। वही अगर ये वाला पार्टिकल अगर देखा जाए तो आगे तो v होगी और इधर ओमेगा आर होगी, स्मॉल आर। दिख रही है क्या? ये दोनों के बीच में मान लीजिए कोई एंगल है फाई, तो होगा कुछ। और रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? वो सब देना पड़ेगा, एंगल वगैरह आर वगैरह देनी पड़ेगी। उसका सवाल है आपके मॉडल में ना, करना। और इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे v, और इसे टेंजेंशियल ओमेगा, और इसको थीटा मान लो, तो इनका रिजल्टेंट निकालो। समझ में आई बात? अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल पी। पी क्या है? कोई पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब इतनी बड़ी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई तो पार्टिकल, उसका अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी लिखनी है, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका समेशन ही तो है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, देखो यहाँ, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओमेगा आर। उन दोनों का जो वेक्टर समेशन होगा, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में p पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। यही है वेलोसिटी प्रोफाइल इन सीटीआरएम। तो आप ऐसे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो, किसी भी पार्टिकल की। सीटीआरएम करती है बॉडी की किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से छाप लो। प्रोफाइलिंग, जैसे मान लो अगर बोल दे कि बॉडी का इनिशियल मतलब एक्सलेशन ए आगे की तरफ और अल्फा से घूम रहा है, दो केस हो सकते हैं। बॉडी या तो रेस्ट पे हो सकती है, ऐसा कोई ओमेगा हो सकता है ना। तो आप जब एक्सलेशन लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन में तो आगे ए हर पॉइंट का आगे ए हो जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो दो तरह के एक्सलेशन आएंगे, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन तो जैसे ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर है ना, वैसे हो जाएगा अल्फा आर अल्फा आर अल्फा आर अल्फा आर अल्फा आर। लेकिन अगर घूम रहा है पहिया, तो आपको सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी लगाना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर, अदरवाइज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक्सलेशन प्रोफाइलिंग ऐसा कुछ ज्यादा खास हम लिखते नहीं है, क्योंकि इससे फिर समझ में आ जाता है कि जैसे वेलोसिटी का है वैसे ही एक्सलेशन का होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ए और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन अल्फा आर तो टेंजेंशियल हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए हेडिंग डालिए, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, और लगा के लिख लीजिए, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग।
रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जो कि आपकी रोजमर्रा में जो भी आप पहिया घूमता हुआ देखते हो, साइकिल का हो, कार का, स्कूटी का, बाइक का, वो सारे पहिए कैसे घूम रहे हैं? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग कर रहे हैं वो। समझ में आई बात? तो क्या मतलब है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का? लिखो कि देयर शुड, वही नो स्लिपिंग का मतलब आपको सिखाया था ना पुल्ली वाले केस में, कि जो भी दो पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं उनका रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, उसे कहेंगे हम नो स्लिपिंग। लिखो, देयर शुड नो रिलेटिव मोशन, देयर शुड नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द contact points of, between the contact points of surface and rolling body, between the contact points of surface and rolling body। कंडीशन फॉर, फिर लिखेंगे कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग या कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। मतलब रोलिंग तो है पर कैसी है? प्योर। क्या है कंडीशन? बहुत आसान कंडीशन, जो भी दो पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? जीरो। दो पॉइंट्स अपन मान लेते हैं ए और बी, दो पॉइंट कांटेक्ट में है, तो वी रिलेटिव क्या होना चाहिए? वी ए माइनस वी बी। अरे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? ए की बी की रिस्पेक्ट नहीं होती है, बराबर जीरो। मतलब वी ए वेक्टर शुड बी बी वी वेक्टर। यहाँ पे ए और बी क्या है? वो दो पॉइंट्स हैं जिनकी बात वहां हो रही है, सरफेस और रोलिंग बॉडी के दो पॉइंट्स जो आपस में कांटेक्ट में है, उनकी बातें यहाँ हो रही है। वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो, और एक्सलेशन की बात चलेगी तो ए रिलेटिव भी जीरो, यानी कि ए वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी, जब एक्सलेशन बराबर करने की जरूरत पड़ेगी एक्सलेशन बराबर करेंगे, और जब वेलोसिटी बराबर करने की जरूरत पड़ेगी तो वेलोसिटी बराबर करेंगे। एक एक करके इसके सवाल करते हैं। धीरे धीरे मैं सवालों का लेवल थोड़ा सा अपन अलग अलग तरीके की चीजें करते जाएंगे तो आप समझते जाना, है ना? तो ये है कंडीशन, कोई भी ये ना रटे, क्या ना रटे, जो भी मैं कराने वाला हूँ। कई लोग वो रट लेते हैं और फिर बोलते हैं सर आपने तो ये बताया था, नहीं हमने ये नहीं बताया था, हमने ये बताया है कि दो पॉइंट्स जो कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी बराबर होना या एक्सेलरेशन बराबर होना है प्योर रोलिंग की कंडीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये मिटाऊं? चलिए, अब आपको नो स्लिपिंग की कंडीशन लिखनी है, प्योर रोलिंग की कंडीशन लिखनी है, बस हर सवाल में जो जो मैं आपको देता जा रहा हूं, मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट बढ़ाते जाऊंगा। जैसे पहला सवाल, पहले सवाल नॉर्मल है। पहला सवाल, अपना एक पहिया है जो कि एक ग्राउंड पर v वेलोसिटी से और ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, घूम रहा है। क्वेश्चन सबके लिए एक ही लिख लीजिए यहां ऊपर, फाइंड कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, फाइंड कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, और उसी में हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है? अगर वेलोसिटीज दी है तो कंडीशन बेसिक पूछी है, ऑब्वियसली वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होना चाहिए, और अगर एक्सलेशन दिया है तो एक्सलेशन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। कोई भी जना एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मत निकाल देना। ठीक है? बताइए। तो सीखते हैं, एक दो सवाल सीखो आप। यहाँ पे सबसे पहले ढूंढो दो पॉइंट जो कांटेक्ट में है। बोले एक पॉइंट तो, और भाई साहब ये जो दो पॉइंट्स आप कांटेक्ट में देते हो ना, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक ही के दो मत देना। सर देखो ये वाला और इसके बगल वाला कांटेक्ट में है, अरे हाँ कि ना? तो ये ए और ये बी, हम क्या चाहते हैं कि वी ए बराबर हो जाए बी बी। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी प्रोफाइल जो लिखना है बताई थी वो काम आएगी। जैसे ए की वेलोसिटी आप क्या लिखोगे?
बोले सर ए का, इस बॉडी का सेंटर मास आगे तो वेलोसिटी v और घूमने की वजह से ओमेगा आर, रेडियस आर गिवन है, ये काले पेन से लिख लेना, गिवन है। अरे हाँ की ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए तो क्या लिखोगे आप, v माइनस ओमेगा आर। अरे हाँ की ना। और जो पॉइंट भी वो सरफेस का है, धरती का है, धरती का जा रही, कहीं नहीं जा रही, तो जीरो। तो इस वाले केस के लिए कंडीशन क्या बनी, और कई बच्चे इसे ही रट के बैठते, बी बराबर ओमेगा, बी बराबर ओमेगा, जो कि अभी नहीं होगी, अभी तीसरे सवाल में ही नहीं आएगी। समझ में आई बात? तो एक एक सवाल लिखते जाओगे क्या, या चलो लिख लो और फिर इसको सॉल्व करो। इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट तो एक ही रख रहा हूँ, लेकिन जिस धरती पर ये घूम रहा है वो धरती भी चल रही है। मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस पहिए को रख दिया है, इस पहिए की वेलोसिटी v ओमेगा, और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v1। अब आपको बतानी है, और इसकी रेडियस r। अब आपको बतानी है नो स्लिपिंग की कंडीशन इस सिस्टम के लिए। चलिए सबसे पहले हम 63 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स ढूंढिए जो कांटेक्ट में है। बोले सर ये रहा ए, ये रहा बी। ए के पास वेलोसिटी देखिए, v आगे है, ओमेगा आर पीछे है। बी के पास वेलोसिटी आगे v1 है, क्योंकि जो प्लांक है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो हर पॉइंट के पास v1 होगा। अब कंडीशन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी लिखेंगे v माइनस ओमेगा आर, और इसकी भी आगे तो v1। ये रिलेशन आ गई, ये आंसर आ गई, ये आ गई इस वाले की। तो लोग कंडीशन दूसरे में ही बदल गई, इसमें तो v बराबर ओमेगा आर नहीं आया। v बराबर ओमेगा आर केवल उन कंडीशंस में आएगा जब धरती नहीं चल रही, सरफेस नहीं चल रहा है, केवल ऑब्जेक्ट ही घूम रहा है। तो ये भी याद रखनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट लिख सको। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि यही कंडीशन नहीं होती, कंडीशन बनानी पड़ती है इस तरीके से। पर अगर सरफेस नहीं चलती है तो कंडीशन आती है v बराबर ओमेगा। चलिए 64 में v नॉट बताइए कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज प्योर रोलिंग, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। तो आप v नॉट और ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सिस्टम में प्योर रोलिंग हो, कहीं पे भी कोई स्लिपिंग ना हो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ, फाइंड v नॉट एंड ओमेगा इफ देयर इज प्योर रोलिंग। रेडियस r ले लो, रेडियस r ले लो, और v नॉट और ओमेगा की वैल्यू बताओ। प्योर रोलिंग है ऐसा बोला है, देयर इज प्योर रोलिंग। चलिए पहले 64 समझते हैं। 64 पर कितनी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको, दो जगह पे, एक तो नीचे और एक ऊपर। तो एक तो यहाँ मान लेते हैं v, मतलब a और v मान लेते हैं। आगे वेलोसिटी कितनी होगी v नॉट, पीछे कितनी होगी ओमेगा आर, और इसके आगे कितनी होगी 3v, p पॉइंट की। क्या लिखें, a एंड b कॉन्टेक्ट के लिए क्या लिखें, v नॉट बराबर 3v, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ कॉन्टेक्ट मान लेते हैं पी क्यू। तो p पे बताओ वेलोसिटी, v नॉट आगे, ओमेगा आर पीछे, और इस पर 5b आगे। तो क्या लिखेंगे p एंड q के लिए कि वेलोसिटी ऑफ p बराबर वेलोसिटी एट q। तो v नॉट प्लस ओमेगा आर बराबर 5b। दूसरी इक्वेशन ऐड करेंगे तो v नॉट बराबर कितना आ गया, और ओमेगा बराबर कितना आ गया है जी, 3/r v/r। ऐसा। अब ये जो है, इसको समझे जरा, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल दे दिया है, पर समझे जरा। यहाँ पे ये वाली जो पुली है इसको नंबर देते हैं 1। ये पुली 1 तो हिंज है, तो ये तो क्या कर रही है, सिर्फ प्योर रोटेशन। लेकिन जो पुली 2 है ये हिंज नहीं है। तो जैसे जैसे यहाँ पे रस्सी खुलते जा रही है, तो ये पुली नीचे भी आ रही है और घूम भी रही है।
तो इस पुली का मोशन कैसा होगा? रोलिंग मोशन होगा। रस्सी नीचे आ रही है, इधर से तो फिक्स है, पर यहाँ पे ये हिंज नहीं है, कुछ ये सेंटर बनाया था मैंने, तो क्या होगा बताइए? ये पुली ऐसे घूमते 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 नीचे आएगी, तो इसका मोशन रोलिंग होगा, ये प्योर रोटेशन होगा। तो इस पुली का सेकंड पुली के सेंटर का एक्सेलरेशन बताना है एसी, और ये कितने से घूम रही है, अल्फा बताना है इसका। इसका अल्फा 1 कह लेते हैं। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एसी एंड अल्फा, और कंडीशन देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड एनी पुली। ये लिख लो, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड एनी पुली, मतलब यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसके लिए प्योर रोलिंग जैसा केस हो गया। बताना है एसी क्या होगा, अल्फा क्या होगा। फाइंड एसी। एसी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेकंड पुली, अल्फा 1, अल्फा 1, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पुली इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्प्रिंग एंड पुली। तो इसमें कितनी जगह पे कांटेक्ट है? दो जगह पे, एक इस रस इधर के साथ और इधर के साथ। आई बात समझ में? क्या, पहले हम इधर के कांटेक्ट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। इधर दो पॉइंट्स होंगे, एक तो सेकंड पुली के लिए, सेकंड डिस्क के लिए, और एक ये जो स्ट्रिंग है उसका। अरे हाँ कि ना? नहीं? हाँ, तो अलग से बना दूं क्या डायग्राम? अलग से बना। कौन सी पुली? तो बस सेकंड पुली की बात कर रहे हैं। सेकंड पुली का एक्सेलेरेशन हमने क्या माना है? एसी। और एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या माना है? अल्फा 1। तो सबसे पहले तो इस पुली के इस पॉइंट ए के लिए आप मेरे को वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बताओ क्या होगा। नीचे की साइड एसी हो जाएगी क्या? और अल्फा 1 आर नीचे की तरफ हो जाएंगी दोनों, क्योंकि एसी नीचे की तरफ है ना। तो इस पॉइंट का भी एसी तो नीचे की तरफ, और अल्फा आर भी टेंजेंशियल नीचे की तरफ। अरे हाँ कि ना? अब जो रस्सी का पॉइंट है बी, उसके पास क्या होगा? तो बताइए, ये फर्स्ट पुली अल्फा से घूम रही है, तो एक नो स्लिपिंग कंडीशन अब यहां भी लगा दूं कि रस्सी का एक्सेलेरेशन मान लीजिए ए, और पुली का एक्सेलेरेशन कितना हो गया? अल्फा आर। तो बेसिकली जो रस्सी का एक्सेलेरेशन है वो किसका है? अल्फा आर के बराबर है। अरे हाँ कि ना? तो रस्सी का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा नीचे? ए, जो कि किसके बराबर है? अल्फा आर के। मैं क्या लिखूंगा? एक्सेलेरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलेरेशन ऑफ बी, तो इक्वेशन बन गई ए सी प्लस अल्फा 1 आर बराबर अल्फा आर। ये समझ में आई क्या? अरे बोलो। किस पुली के लिए? सेकंड पुली के लिए। अब वापस से सेकंड पुली के लिए, पर इस बार हम इधर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसको पी बोल देते और इसको क्यू बोल देते। सेकंड पुली के लिए, सेकंड पुली नीचे एसी से आ रही है और अल्फा 1 से घूम रही है। तो मुझे बताइए पुली पॉइंट पी के लिए एसी तो नीचे होगा, और अल्फा 1 आर ऊपर हो जाएगा। और क्यू के लिए, क्यू किस रस्सी का हिस्सा है? क्यू तो इस रस्सी का हिस्सा है, और ये तो चल ही नहीं रही है। तो क्यू की वेलोसिटी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्यू का एक्सेलेरेशन हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा? एपी एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ क्यू। एक्सेलेरेशन ऑफ पी कितना आएगा? ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, नीचे वाला बराबर जीरो। ए सी बराबर, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो ये तो अननोन है, अब सॉल्व करते देखो। तो मैं अल्फा 1 आर की जगह एसी, तो अल्फा 1 आर की जगह एसी रख दिया, तो ये कितना हो गया? 2 AC। 2 AC बराबर अल्फा आर, तो एसी है बराबर अल्फा आर बाई टू। भाई क्वेश्चन में अल्फा गिवन है और आर गिवन है, तो एसी आ गया। अरे आ गया क्या? और अगर एसी आ गया अल्फा आर बाई टू, आर से आर गया, तो अल्फा 1 बराबर अल्फा बाई टू। ये आंसर हो गया, सिंपल। लिख लो। क्या नंबर डालें इसमें क्वेश्चन में? इफ डिस्क इज रोलिंग प्योरली, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट
ए बी सी डी, ये डिस्क प्योर रोल कर रही है एक सरफेस पर। आपको ए की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी, सी की वेलोसिटी, डी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। नेट वेलोसिटी क्या होगी इन पार्टिकल्स, ठीक है, करो। रेडियस आर दिया है। चलिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसके लिए प्योर रोलिंग की कंडीशन बनाएंगे। तो सरफेस है ना, अरे सरफेस है ना, तो क्या बन जाएगी प्योर रोलिंग कंडीशन, v बराबर ओमेगा। कोई लफड़ा ही नहीं इसमें तो। अब आपने वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ा है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर तो v के बराबर है, तो कितनी हो रहेगी 2v। ऐसे बतानी है फाइनल, है ना। यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी आगे v और नीचे ओमेगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ओमेगा आर v के बराबर है, तो वेलोसिटी v आएगी √2v। अरे, अरे हाँ की ना, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, नीचे वाला जो पॉइंट है आगे बी पीछे ओमेगा, जो कि किसके बराबर है, तो नेट वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट की वीसी, अरे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। मतलब देख लो, ये कह रहा था मैं आपसे, कि जो लोएस्ट पॉइंट रहता है ना, क्योंकि सड़क पे चल रहे होते हैं, सड़क पे जब पहिया घूम रहा होता है तो वो यही केस होता है। और इस केस में जो कांटेक्ट पॉइंट है नीचे, उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आती है, 0 आती है। 0, 0 मतलब नीचे वाले पॉइंट की कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो वहां जो लिखा रहता है येलो कलर से, किसी भी कलर से, वो दिखने लगता है तो रुक गया है ना, तो अक्षर समझ में आने लगते हैं। पर वो बहुत इंस्टेंट के लिए आता है, फिर निकल जाता है, फिर ये ऊपर पहुंच जाता है, ऐसा। पर एहसास होता है कि हाँ यार वहां दिखा था, क्या दिखा था वो नहीं पता, पर दिखा जरूर था। और ये वाला पॉइंट बता दीजिए, आगे की साइड v, ऊपर की साइड ओमेगा, जो कि v बना, तो √2v आएगा, पर इस डायरेक्शन में आएगा √2v। तो पॉइंट डी पर आंसर आएगा √2v, और वो पॉइंट इस यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हो। तो हाईएस्ट पॉइंट पर डबल होती है वेलोसिटी, लोएस्ट पर 0 हो जाती है। किस केस के लिए रिजल्ट याद रखने हैं, जब ग्राउंड पे चल रहे हैं तो, वरना नहीं होगा, वरना कुछ और बन जाएगा रिजल्ट, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 ही होनी है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही तो होती है वहां पे। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उसके दोनों के वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमेशा 0 ही आना होता है ना, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 67, लिखो। अ पर्सन इज पुलिंग द रोप with constant speed. Person is pulling the rope with constant speed. Find the length of rope collected by him in the time cylinder perform one revolution. Assume pure rolling. In the time cylinder performs one revolution, assume pure rolling. तो ऐसा डायग्राम है, रस्सी जो है सिलेंडर पर लिपटी हुई है बहुत सारी, आदमी खींच रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहा है। जब सिलेंडर का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बताना है कि, क्या बताना है, कितनी लेंथ रस्सी की इकट्ठा हो जाएगी आदमी के पास। समझ में आ रही बात, ऐसे ऐसे खींच रहा है आदमी, ये भी घूमते हुए इधर आ रहा है, ये जब एक चक्कर घूम जाएगा तो कितनी रस्सी आदमी के पास आ जाएगी, मतलब रस्सी, कितनी रस्सी आदमी खींच लेगा, कुल मिला के बात। तो कैसे करेंगे,
तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, कैसे सोचने का तरीका रहेगा, सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे कि इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, काइनेमेटिक्स में आप ये ध्यान रखें, किसकी काइनेमेटिक्स, सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स, जब भी घूमने से रिलेटेड कोई बात हो तो आप सर्कुलर वाली काइनेमेटिक्स लगाएं। और जब ये बात हो कि कितना आगे चल जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट एक सवाल सा, या सवाल मानो या डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला कुछ मानो ना, क्या तो था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, तो उसमें जो आगे चलाना था, सेंटर ऑफ मास को आगे चलाया, तो उसमें तो हमने नॉर्मल वाली काइनेमेटिक्स लगाई अपनी, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी टाइम। और घुमाने वाले में क्या लगाया था, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो ये ध्यान रखे, जब भी आगे चलाना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो आप एक्सेलेरेशन का यूज करें, लीनियर काइनेमेटिक्स का यूज करें। और अगर जैसे यहाँ पे कि जब एक रिवॉल्यूशन हो गया, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा होगा, बोले सर एक रिवॉल्यूशन का मतलब है थीटा कितना घूम जाए, 2 पाई। ओमेगा कितना है, ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हैं तो ओमेगा भी नहीं बढ़ेगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन ओमेगा। अरे हाँ कि ना। तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम हो गया इतना। अब रस्सी जो बाहर निकल रही है, रस्सी जो चल रही है, ये मान लो रस्सी की स्पीड, तो रस्सी की स्पीड, अच्छा अज्यूम प्योर रोलिंग कर रखा है, बोला प्योर रोलिंग है सब जगह पे, तो कितनी जगह पे कांटेक्ट है, 2 जगह पे। एक तो यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लगाएंगे प्योर रोलिंग, तो क्या मिलेगा, अरे वी आगे, ओमेगा आर पीछे, इसकी वेलोसिटी 0, तो वी बराबर क्या मिलेगा, ओमेगा। और जब यहाँ और यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ आगे भी ओमेगा आर भी, और रस्सी की स्पीड मान लेते हैं V1, तो क्या मिलेगा, v प्लस ओमेगा, ये तो हो गई एक इक्वेशन है, v प्लस ओमेगा आर बराबर V1। तो बेसिकली V1 बराबर कितना आ गया, 2v। V1 क्या है, स्पीड ऑफ रोप, कि रोप कितनी स्पीड से बाहर निकल रही है। अरे हाँ कि ना। तो अगर ये इतनी स्पीड से बाहर निकले, स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और कितने सेकंड तक बाहर निकलना है उसको, जब तक उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तो कितनी रोप बाहर निकल जाएगी, कितनी रोप खुल जाएगी। तो लेंथ ऑफ रोप बेसिकली कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ऐसा। तो इतनी रस्सी खुल जाएगी, ऐसे। समझ में आई बात, थोड़ी थोड़ी लिख लो। अरे हाँ कि ना। और अगर आपको ओमेगा में आंसर नहीं देना ना, वैसे तो ओमेगा भी गिवन था तो दे सकते हैं, अपन ने दे दिया था, लेकिन बोले सर वी और ओमेगा में भी तो रिलेशन पता है। अरे पता तो है, क्या पता है, वी बराबर ओमेगा, तो वी की जगह क्या रख दो, ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, कितना आंसर आ गया, 4 पाई आर। ये आंसर आ गया, इतनी स्ट्रिंग खुल जाएगी, इतनी स्ट्रिंग आदमी के हाथ में जाएगी, डबल, हाँ 4 पाई आर आएगी, यही यही सिखाना है, यही सीखना था इसमें। समझ में आई बात, क्योंकि जो रस्सी की खुलने की स्पीड है वो डबल है, किससे डबल है, उसके चलने की स्पीड से, क्योंकि वी भी है और ओमेगा भी है, ये समझना ध्यान से। अगर यहीं पे अगर ये चीज हिंज होती, सीटीआरएम ना होके प्योर रोटेशन होता, हिंज होती, हिंज मतलब समझ रहे हैं, हिंज का मतलब अपने ही एक्सिस पे घूम रहा होता, और फिर ये सवाल होता, तो आंसर 2 पाई आ रहा। यही समझना है, यहाँ पे चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू डबल आती है, तो ये डबल रस्सी खुलेगी ऊपर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 67, 8, और मतलब मस्त सवाल। इसमें हम आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल ही सकते हैं, अभी निकाल के भी दिखा दिया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ए, एक जनरल पार्टिकल ए लिया था, अरे लिया तो था, स्टार्ट ही वहीं से किया, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट की थी काइनेमेटिक्स ऑफ सीटीआरएम, डिस्टेंस पे खत्म कर देते हैं सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स, बोलो सही है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही दिया था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझ में आता है। वो जो ए पार्टिकल था ना, उसका तब क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट, वो तो ऐसे करके निकल गई थी कि यहां से यहां पहुंचा तो ये लाइन खींच दी और उसको आई कैप जे कैप में लिख दिया। अब क्या निकालना है, उस पार्टिकल ए की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो घूमते घूमते जो जा रहा है, ऐसा ऐसा पाथ बनाएगा, उसकी डिस्टेंस बतानी है। समझ में आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, और अभी समझ में आएगी जब क्वेश्चन लिखोगे, लिखो, फाइंड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ए, distance traveled by the point A in time wheel completes one revolution. ये पॉइंट है P, व्हील आगे V से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस R है। इतना सही है वो सवाल हो क्या? जब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो इस पॉइंट P ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया निकाला। डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें अभी निकाल के दिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? इस भाई साहब ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, इस भाई साहब ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? पी वापस से नीचे आ जाएगा। अरे आ जाएगा पी वापस से नीचे, तो बताओ पी कितना चला? जीरो चला? अबे क्या पागल लोग हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये है, ये कितना होएगा बताओ कैसा है? टाइम पता है, वेलोसिटी पता है। अरे टाइम कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा, या आर के टर्म में लिख लो, 2 पाई आर अपॉन वी। वेलोसिटी कितनी है? वी है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी वी है, टाइम कितना है? 2 पाई आर अपॉन वी, तो कितना आ गया? 2 पाई आर। ये तो क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। आपको क्या और लिखना है साथ में? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? हुआ ही नहीं, तो यही आंसर होगा भाई। उसी जगह तो है, थीटा तो घुमा ही नहीं ना, घूम के वहीं तो आ गया ऐसा। अबे अगर सर्कल में कोई पार्टिकल घूम के उसी जगह आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। तो सर्कल, सर्कल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो पार्टिकल वहीं आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर। तो ये आंसर कितना हो गया? 2 पाई आर। पर ये किसका आंसर है? पर आपसे पूछा क्या है, और उसका आंसर आएगा। पहले तो कोई पाथ बना सकता है इसका? पॉइंट पी का पाथ बताओ, मन में सोचो। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, पॉइंट पी ऊपर आया, फिर ऊपर आया, मतलब जब साइकिल 90 डिग्री घूम गया हो गया, तब पॉइंट पी यहाँ आ गया होगा, फिर अगले 90 डिग्री में यहाँ आ गया होगा, फिर अगले 90 डिग्री में यहाँ, और अगले 90 डिग्री में यहाँ। तो थोड़ा और दूर बना सकता हूं मैं। तो कुल मिला के पाथ इसका ऐसे रहा होगा। कैसा? अरे दिख रहा है, इसका पाथ ऐसा रहा होगा। ये किसका पाथ है? पॉइंट पी। इसकी डिस्टेंस निकाल ली, ये है इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट पी। डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, जो कि 2 पाई आर हुआ। अरे हाँ कि ना। सॉल्यूशन आपको खूब मिल जाएंगे, आपको समझ के लाना है ये टास्क है। ठीक है।